अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हमने कुछ ऐसी डिस्कशन करनी है जिसमें हम बात करेंगे कि इंसान अकेला क्यों नहीं रह सकता है और उसको क्यों अपने साथ लोगों की ज़रूरत पड़ती है या टीम अप करने की ज़रूरत पड़ती है। हर काम ना इंसान ख़ुद नहीं कर सकता है, उसे दूसरों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अक्लमंदी भी यही है कि हम टीम की सूरत में काम करें, ना कि ख़ुद हर जगह काम करते रहें। बहुत से लोगों की नफ्सियात में ये बात शामिल होती है कि मैं अपने सारे काम ख़ुद संभालूँगा। ये अप्रोच बेशक दुरुस्त है, लेकिन हर जगह इस किस्म की अप्रोच से काम नहीं बन सकता है, बल्कि आप एक ही जगह स्टक होकर रह जाएंगे। हर काम खुद करना वैसे भी लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। आप मिसाल से समझ लें कि एक दुनिया में जितने भी कामयाब इदारे हैं उनमें क्या चीज़ मुश्तरका है? क्या किसी भी कामयाब इंसान के पीछे सिर्फ उसी की मेहनत होती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर उन लोगों को कामयाब बनाते हैं। वो महज एक प्लेटफॉर्म या फिर इदारा तश्कील देते हैं जहां सब लोग मिलजुल कर एक टीम की सूरत में काम करते हैं। उसके पीछे विजडम ये है कि काम डिवाइड रहता है और हर जो मेंबर है, हर बंदा है, वो अपना काम करता है और एट दी एंड जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो हासिल कर पाते हैं। दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों का एक साथ काम करने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे दिमाग एक सिमत में चल रहे होते हैं। फिर हर मेंबर का एक अलग तजुर्बा होता है, अलग लेवल का नॉलेज होता है और अलग किस्म की खूबियाँ होती हैं, स्किल्स होती हैं। तो उससे टास्क में सिनर्जी पैदा होती है, यानी काम करने की जो सलाहियत है और तवक्को है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ताकतें एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप चाहे खेल कूद करें, आप चाहे बिज़नेस मैनेजमेंट करें, आप चाहे तालीम या फिर तदरीस करें, टीम के साथ मिलजुल कर काम करना आपको ज़्यादा कामयाब बना सकता है। और दूसरा ये कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ना ये खूबी होना बेहद ज़रूरी है। तो हम इसे कैसे सीख सकते हैं? एक अच्छी टीम जो मेंबर है वो किस किस्म की खूबियाँ उसमें होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीम वो होती है जिसका मकसद वाज़े होता है, जहाँ हर मेंबर को अपनी बात कहने की इजाज़त होती है, जहाँ मौसर बातचीत की फ़ज़ा कायम होती है कि उसमें ना सिर्फ आपके आइडियाज़ को, बल्कि अगर कोई मसला पेश आ रहा है आपको तो उसे भी बआसानी हल किया जा सकता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट लेवल होता है, एक दूसरे की कॉन्ट्रीब्यूशंस को तस्लीम करना होता है और उनको मुनासिब तरीक़ेकार से अप्रिशिएट करना भी होता है। ये सारी चीज़ें ना एक अच्छी टीम की खूबियाँ होती हैं। आप एक कह लें कि ऐसी टीम जो कि खूबियाँ रखती है, उसकी मदद से मुश्किल टास्क भी जो है ना वो उससे उस चैलेंज से निमट सकते हैं। बस ख़याल ये रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीम में बिगाड़ पैदा कर सकती हैं। अब वो क्या है कि उन पर हमने काबू रखना है। काबू रखने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने मेंबर्स की जेन्युइन जो मजबूरी है ना, उनका ख्याल रखना है। उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है और किसी चीज़ पर भी ज़िद्दी या फिर इस कदर सख्त मत बन जाएं कि वो मेंबर हमसे तंग पड़ जाए। और ये भी अहम है कि टीम का जो लीडर है वो रेगुलर चेक इन्स करता रहे ताकि बैलेंस भी रहे। उससे ये होगा कि वक्त के साथ साथ टीम में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, जो मुस्तकबिल में बहुत सी कामयाबियों की वजह भी बनेगी। ये क्योंकि मैंने इसलिए मिसाल के तौर पर आपको ये एग्ज़ाम्पल दी है कि आप एक इदारे की मिसाल ले लें कि किस तरह एक इदारे में मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ तजुर्बाकार लोग जो है ना वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और उनकी मिलकर वो मेहनत करते हैं, तभी वो इदारा जो है ना वो परवान चढ़ता है या कामयाब होता है। तो अगर हम घर की बात कर लें अपने, तो हमारे घर भी किस तरह कामयाब होंगे जब सब लोग अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपने जो टास्क हैं, अपनी जो मेहनत है वो करेंगे, मिलकर करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब जाके एक खुशहाल ख़ानदान या खुशहाल फैमिली बन पाती है।
तो इसलिए सबको अपनी अपनी जगह पता होनी चाहिए, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, अपने अपने जो उन्होंने काम करने हैं, मेहनत किस तरीके से करनी है वो पता होनी चाहिए। उसी के बिना पर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मेहनत कर कर ही कामयाब हो सकते हैं। तो वो चाहे हम घर पे हो रहे हैं या फिर घर, अगर ये मॉड्यूल हमारा घर पर हमें सिखाया जाएगा ना, ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो जब हम बाहर काम करने के लिए निकलेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, टीम अप करना, जब हमें घर में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी तो ये बचपन से हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कैपेबिलिटी, ये एडेबिलिटी ये होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमने किस तरह लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ना कि इंडिविजुअली हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। तो ये तो वाकई सच है। तो जनाब हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। और जनाब अच्छी सेहत और ख़ूबसूरत नज़र आना हर एक की ख्वाहिश होती है, और ख़ास तौर पर हम ख़वातीन तो दुनिया भर के जतन कर लेती हैं, और कुछ ना भी होना तो हम अपनी कबर्ड में से कोई अच्छा सा ड्रेस निकालती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर मुनासिब सा जो मेकअप होता है वो हमारा ज़रूर होगा और उसको हम लोग लगाते हैं। लेकिन नहीं होगा तो अपने खाने पीने का मुनासिब ख़याल नहीं होगा। हमारा एक समाजी मॉडल भी ऐसा ही है कि ख़ातून ने सबसे पहले दूसरों को खाना खिलाना है, उसके बाद सब काम करने के बाद अपने लिए खाना लेकर बैठना है और फिर खाना है। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो हर कुछ अरसे के बाद अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ख़ास डाइट लेती हैं कि फ़िट नज़र आएँ, लेकिन अक्सर को ये शिकायत रहती है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर वो डाइट भी उस तरह की ले रही होती हैं, क्योंकि सेहत का कभी कभी ख़याल रखना नहीं इम्पॉर्टेंट, बल्कि ये मुसलसल होना चाहिए आपकी सेहत पर आपका ख़याल। तो अगर आपको भी यही शिकायत हैं तो आज आपने ये जो सेगमेंट हमारा होने वाला है ये ज़रूर देखना है कि आप कहीं इस तरह की गलतियां तो नहीं कर रही हैं जो आपकी अपनी सेहत के लिए और अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो है ना नुकसानदेह साबित हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महानूर हारून मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। महानूर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर सबसे पहले तो बताइए कि ख़वातीन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। मतलब यूजुअली मैंने जो देखा है अपने इर्द गिर्द, मतलब अपनी माँ को, बाकी जो हमारे घर ख़वातीन होती हैं तो वो जब तक बाकी सारे नहीं खा लेते हैं तब तक वो नहीं खाती हैं। बाकी काम नहीं हो जाते हैं तो वो लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। वो उनका ये होता है कि बच्चे खा लें, हस्बैंड खा ले, बेटे खा लें, बाकी सारे खा लें, हम बाद में देखेंगे और बाद में खाएंगे। लेकिन हम लोग ये इस पे क्यों नहीं एम्फसाइज करते कि जब तक वो नहीं ठीक रहेंगी तब तक बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं ठीक रह सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी। तो क्यों ख़वातीन क्यों नहीं अपना ख्याल रखती? यूजुअली इस चीज़ के क्या इसकी बिहाइंड रीजंस आती हैं? अच्छा, एक तो ये है कि मेरे पास जितनी ख़वातीन आती हैं उनका यही मसला होता है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम नहीं मिलता? टाइम नहीं मिलता। अब वो वही बात आती है कि वो बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होती हैं, जैसे वो अपने लिए बेशक एक्सरसाइज का भी थोड़ा टाइम निकाल लेंगी, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे टीवी के लिए टाइम निकाल लेंगी, लेकिन जब सेहत पे बात आती है, वही हेल्दी ईटिंग पे बात आती है, तो वो नहीं अपने आप पे फोकस कर पाती। वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं होता, जो घर वालों के लिए खाना बनना है वही हमारे अपने लिए बनना है। बहुत ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, किसी को थायराइड का मसला होता है, किसी को बीपी का मसला होता है, लेकिन वो डाइट वही ले रही होती है जो घर वाले ले रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना एज नहीं होता, इतना मार्जिन नहीं होता कि हम उनका खाना सेपरेट बनाएं, अपना परहेजी खाना जो है वो सेपरेट बनाएं। अच्छा, चलो खाने की बात भी नहीं, खाना तो चलो नहीं सेपरेट बना सकते, इवन दो कि मैंने ये भी देखा है कि घर में अगर फ्रूट्स भी आए हैं ना, हाँ, तो वो भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, बच्चे खा लें कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे, बच्चे पहले खा लें। पूरा जो सेंटर ऑफ फोकस होता है ना वो घर वाले होते हैं, जिसकी वजह से अपने ऊपर तवज्जो जो है देना बिल्कुल भूल जाती हैं। तो हम किस तरह, मतलब अगर डाइटिंग के हवाले से बात की जाए या अगर देखा जाए कि अंडर 20 अगर कुछ लड़कियां हैं या जो बच्चियां आ जाती हैं, उनके लिए डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, प्रोटीन्स उन्हें कितने लेने चाहिए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने चाहिए, उन्हें फैट्स कितने लेने चाहिए, उसका पोर्शन कितना होना चाहिए अंडर 20? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये चीज़ ये है कि आजकल अगर आपने भी सुना हो कि अंडर 20, अंडर 25 भी लड़कियों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जी, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस की, सिस्ट की। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल ही ख़राब है।
अच्छा। हम देखें हमारा ना स्लीप पैटर्न ठीक है, जाहिर है बच्चों की पढ़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं तो सारी रात जाग कर पढ़ना, फिर आपका एक स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने के साथ साथ खाने पीने पे बिल्कुल फोकस नहीं है, या तो फ्राइड फूड आइटम्स पे या टेक अवेज पे ज़्यादा, फिर क्योंकि हैंगआउट्स ज़्यादा हो गए हैं बच्चों के तो बाहर जाके ज़्यादा खाना, उस वजह से घर में हम मील्स का इंटेक हमारा बिल्कुल कम हो गया। तो एक जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइटिंग में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना कि हम इसको एक बहुत बड़ा कह लें कि इशू बना लेते हैं कि जी हमने अब हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डाइट से सब कुछ निकाल दें, आप अपने मील्स को बैलेंस रखें, इट्स ऑल्सो डाइटिंग। तो मैं सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट करती हूँ वो ये करती हूँ कि घर के मील्स पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि इतने पोर्शंस ही आपने लेने हैं। हाँ, आप टाइप ऑफ फूड कौन सा ले रहे हैं, आप जैसे आपकी अगर एक प्लेट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी हाफ ऑफ द प्लेट शुड कंप्राइज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर उसका क्वार्टर जो पोर्शन है उसमें होल ग्रेन्स आते हैं। ओके। ठीक है, और जो क्वार्टर पोर्शन है उसमें आपकी प्रोटीन्स आती हैं। अब प्रोटीन्स में ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ कि कोशिश करें लीन मीट पे, यानी जिनके फैट रिमूव हुई हुई है उस पर, वाइट मीट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, रेड मीट इस तरीके से अच्छा है कि आपको आयरन प्रोवाइड कर रहा है, हाँ। लेकिन वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी करता है अगर आप ज़्यादा लें। अच्छा। ज़्यादा वाइट मीट के ऊपर लीन मतलब प्रोटीन पे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जैसे दालें हो गई, उस पर फोकस करें। दूसरा ये कि जैसे अगर हम देखें कि जब आजकल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है बच्चियों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, उसमें ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि डाइट तो अच्छी ले रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेस इश्यूज बहुत होते हैं। अच्छा। पढ़ाई की वजह से, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ उनको लेकर जा रही होती हैं। आप हर थर्ड या फोर्थ लड़की को या वेमेन को सजेस्ट करेंगे ना जाके जिनकी साइकिल डिस्टर्ब है, अपना आप टेस्ट करवाएं तो उनको सिस्ट निकलती है या पीसीओएस का मसला भी हो गया। हाँ। तो फिर ये है कि हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन हो गया, फोलेट हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, इनकी कमी है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से जितनी भी खवातीन का टेस्ट करा रहे हैं ना, अंडर 20 या अबव 20 या अंडर 30 या अबव 30, ये सब में कमी आती है। तो इनके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मतलब अगर हम लोग फोलेट की बात करें तो वो क्या हम सप्लीमेंट्स के थ्रू ही उसको मुकम्मल कर सकते हैं, या हम उसको डाइट में ऐसी कौन सी डाइट लें, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये फोलेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, B12 मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, ये कहाँ से हमें मिलेंगे? अच्छा, अगर हम फोलेट की बात करें तो फोलेट हमें होल ग्रेन्स से मिल रहा है। अच्छा। कुछ आजकल मार्केट में सीरियल्स हैं जिन पे लिखा होता है कि फोलेट फोर्टिफाइड है, यानी इनमें फोलेट मौजूद है। फिर हम इनको बीन्स से ले सकते हैं। अच्छा। दालों से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लेग्यूम्स, लेंटल्स कहते हैं ना, उनमें बीन्स आ गए, चिकपीज आ गई। ठीक है, इन चीज़ों से हम ले सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, और ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, ये बहुत अच्छा सोर्स है। और फोलेट करता क्या है हमारे बॉडी के अंदर? बेसिकली फोलेट जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। फर्दर जब स्पेशली जब आप फर्टाइल एज पर पहुंचते हो, और स्पेशली जो विमेन फैमिली प्लानिंग कर रही होती हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो प्री मैच्योर बेबीज़ की जो डिलीवरीज होती हैं उनसे बचाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं उन औरतों में जिनमें फोलेट की कमी होती है, तो उनके बच्चों में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनसे बचाने में हेल्प करता है। फिर आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को जो है वो रेगुलेट करता है। तो फोलेट के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। आयरन इसी तरह हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई को, ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव कर रहा है। हाँ। फिर वही बात आती है कि जो है आपकी फीमेल हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है वो रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। आयरन और फोलेट दोनों आपकी डाइट में अच्छा होगा, आपको PMS यानी जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है
उसके सिम्टम्स को ईज़ करने में, क्रैम्प्स को, मसल वीकनेस को ईज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट उसके ना जो फवाइद हैं जो आप लोग आयरन से या फोलेट हासिल करके ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं 30 से 40 इयर्स के जो ब्रैकेट में ख़वातीन होती हैं, ये वो टाइम होता है जिसमें थोड़ा क्रूशल भी हो जाता है क्योंकि हम लोग एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, आपका कैल्शियम लेवल जो आपका वो एक बैंक होता है वहाँ से यूज़ होना है। अब आप और ज़्यादा अपने उसमें रख नहीं सकते, अब आपने इनटेक करना है तभी आपको वो होना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिर वो लाजमी हमें लेनी चाहिए, और फिर प्रोटीन का इनटेक हमें किस तरह का करना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, दूध का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, जो एसेंशियल आइटम्स कहा जाता है वो किस तरह हम लोग कर सकते हैं? अच्छा, एक तो आपने दूध की, अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है आपने इसका जिक्र कर दिया क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि ज़्यादातर लोग जब डाइटिंग पे भी जाते हैं या इस स्टेज में भी जाते हैं तो वो दूध पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ख़वातीन तो पीती हमारी नहीं है, या तो शुगर बढ़ा देगा या इसमें फैट होती है, या अक्सर कहते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास गए तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लो फैट ऑप्शन यूज़ करें ना, या जो लोग गवाले वाला दूध भी यूज़ कर रहे हैं आप उससे मलाई उतार के यूज़ कर लें। इनके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी रखें। आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में प्रोटीन लाजमी रखें। ठीक है, लीन प्रोटीन रखें। दालों, जाहिर है चिकन आप हर वक्त चिकन नहीं खा सकते हैं, हाँ जी। आप दालों की फॉर्म में जो है वो लें। आप दही का इस्तेमाल करें, कैल्शियम रिच सोर्सेज का इस्तेमाल करें, दूध लें, दही लें। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी हम चीज़ ले रहे हैं तो जी फैंसी चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। हाँ, और हम हालांकि लोग क्या करते हैं कि लोग चेडर चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं कि जी हमारी कैल्शियम इससे पूरी हो रही है। अच्छा। हेल्दी सोर्सेज से अपनी कैल्शियम, लेकिन वो फैट भी तो दे रहा है ना, वो फैट भी तो दे रहा है, कैलोरीज भी दे रहा है, बिल्कुल कैलोरीज भी दे रहा है। फिर आप अपने होल ग्रेन्स का इंटेक पूरा रखें, फाइबर का इंटेक पूरा रखें। जब आप 30 से 40 के बीच एज में जाते हैं आपको गट हेल्थ के बहुत इश्यूज होने लग जाते हैं, आपको जाहिर है मसल वीकनेस बहुत होना शुरू हो जाती है। डाइट अच्छी होगी, आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी, आपको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो बैलेंस डाइट रखें जिसमें आपके होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लीन प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम रिच सोर्सेज रखें। वही बात है, एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो रहे होते हैं, आपकी कैल्शियम बॉडी वैसे यूटिलाइज नहीं कर रही होती है। हाँ। तो आपको चाहिए, अक्सर फिर भी कहते हैं ना कि जिनके सोर्सेज पूरे नहीं हो रहे होते, फूड सोर्सेज से जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती, उनको फिर सप्लीमेंट्स पे कह देते हैं कि सप्लीमेंट्स पे स्विच हो जाए। विटामिन डी अपने लेवल्स अच्छे रखें। विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ को रेगुलेट करती है, विटामिन के आपकी बोन हेल्थ को रेगुलेट करती है। विटामिन डी आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल रही है, फिश से मिल रही है, फिश ऑयल से मिल रही है। देसी घी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा मशरूम्स बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। फिर मार्केट में आजकल बहुत से वही सीरियल्स आ गए हैं और फोर्टिफाइड सीरियल्स आ गए जिनमें विटामिन डी, विटामिन के मौजूद होता है। विटामिन के की बात करें तो हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, हरे पत्ते वाली सब्जियां मैं कहती हूँ कि बेस्ट है। हर किस्म का विटामिन आपको हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करें। आजकल जैसे पालक का इस्तेमाल होगा, उसके बाद मेथी आएगी, उसका भी इस्तेमाल होगा, तो ये अच्छी चीजें हैं। और ब्रोकली अगर आप नहीं खाते हैं या अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है और वो हम नहीं खा सकते हैं, तो आप इनसे भी इनका भी इस्तेमाल करके, इनटेक करके तो अपनी जो इनटेक है या अपनी न्यूट्रिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। आप ना जाएं एक्सपेंसिव चीज़ों पे, आप अपनी जो घरेलू चीज़ें हैं उनसे ये कर लिया करें। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जो सोर्सेज है वो आ जाते हैं जिनको हमें पता नहीं होता है कि इनसे हमें कैलोरीज भी ज़्यादा हो रही हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स ये रिच हैं। अच्छा, पहले तो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स की सर्विंग्स जो है ना वो वेरी करती हैं। ठीक है, 4 to 5 सर्विंग्स हम कहते हैं कि आप 4 to 5 सर्विंग्स या 5 to 6 सर्विंग्स जो है ना कि होल ग्रेन्स में, वो बेसिकली हम होल ग्रेन्स की बात करते हैं जब भी आप लें, होल ग्रेन्स लें। अब हम जो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम ज़्यादातर हम कहते हैं कि जी हम चावलों पे स्विच कर जाते हैं।
मैं चावल रोटी छोड़ देते हैं, रोटी बिल्कुल, छोड़ देते हाँ। हैं। अब हम ब्राउन राइस तो इस्तेमाल करते नहीं है, ब्राउन राइस जिस पे छिलका जी, होता है, जी। जिसमें फाइबर होता है, हाँ। हम वाइट राइस हम वाइट राइस इस्तेमाल करते तो हैं। उससे हमें कैलोरीज मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिल नहीं रहे। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ना जो है वो मतलब इट्स नॉट डाइटिंग। ओके। आप अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी हम कार्ब फ्री डाइट पे चले गए या हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले गए। आपके लिए होल ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके बॉडी में ग्लूकोज बना रहे हैं, आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करें। आपके बॉडी का मेजर फ्यूल कार्बोहाइड्रेट्स है। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू आर टेकिंग मैटर्स। अच्छा। तो आप उसमें अगर मैं अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, अच्छे वाले होल ग्रेन्स की बात करूं, उसमें होल ग्रेन्स तो बल्कि सारे ही अच्छे होते हैं। ओट्स आते हैं, अच्छा। बार्ले आता है, जिससे मतलब राय आता है, फिर ये वही इसकी आप इसको दलिए की फॉर्म में ले सकते हैं। आपने राइस लेने हैं, आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। आपने चपाती बनानी है, आपसे नहीं होल ग्रेन फ्लावर की चपाती खाई जाती है, आप मिक्स कर लें, लेकिन अच्छा। सिर्फ वाइट फ्लावर पे जो है वो रिलाई ना करें। जो लोग अक्सर लोग आपने सुना होगा कीटो डाइट पे चले जाते हैं, वो फिर उसके बाद उनको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कि जी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, स्किन बहुत ख़राब हो गई है, हर वक्त थकावट महसूस होती है। क्यों? आपने अपनी डाइट से मेजर फ्यूल ही निकाल लिया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स निकाल देते हैं वो। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक ये मिथ है कि लोगों ने बुरा बनाया हुआ है कि जी हमने अगर वेट लॉस करना है, या अगर हमें शुगर का मसला है, या अगर हमें बीपी का मसला है, या हमें सिस्ट का मसला आ गया, तो जी कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लाइट से निकाल ही दो। और सबसे पहले तो हम लोग रोटी निकालते हैं। मैं तो कहती हूँ रोटी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है ना फ्यूल का सोर्स, वो रोटी है। आपने अगर थोड़ा सा लो कैलोरी पे स्विच भी करना है तो चिकपी फ्लावर जो होता है, अच्छा। इसकी आप रोटी बना लें। ये डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ये शुगर को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाती। ओके, ठीक है। आप सैलेड्स का इंटेक, अपना फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर दें, उसके लिए वो बेहतर होता है। और अगर ख़वातीन को है ये प्रॉब्लम, क्योंकि आज हम ख़वातीन की सेहत के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं मानो, दूसरा ये कि बेवक्त की भूख भी लगती है, और जब बेवक्त की भूख लगती है तब हम ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है? या एक तो वेट बढ़ता है, लेकिन वेट बढ़ने के साथ साथ मज़ीद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? अच्छा, बेवक्त भूख का सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारी बॉडी की भी क्लॉक होती है, ठीक है। हमारे मील टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट आपका बिफोर 10 होना चाहिए, उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। अच्छा। आपका जो लंच का टाइम है वो बिटवीन 1 to 3 होना चाहिए। आपकी रात का खाना बिफोर 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 o'clock के बाद आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। हाँ। तो आप प्रॉपर टाइम पे चीज़ें लोगे ना, आपके हार्मोन्स रेगुलेटेड रहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रेगुलेटेड रहेंगे। हार्मोन्स रेगुलेटेड रहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रेगुलेटेड रहेंगे, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट रहेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। बेवक्त जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो कम खाते हैं, हाँ। लेकिन उनके मील टाइमिंग्स प्रॉपर नहीं होते। रात के वक्त खा रहे हैं, नाश्ते के लिए 1 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता स्किप हो रहा है, उसकी वजह से ये होता है कि उनका भी वेट कंट्रोल नहीं रहता, उनको भी अर्ली प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, गट हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, यही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। मील टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हमेशा मील टाइमिंग पे फोकस करती हूँ। लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी हम अपने मील्स प्रॉपर ले रहे हैं, तो मील टाइमिंग का क्या वो है। जबकि हमारी बॉडी को जब हम बेवक्त खाएंगे, बेवक्त सिग्नल मिल रहा है बॉडी को, वो बेवक्त हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने टाइम पे रिलीज नहीं हो रहे, तो वो आपको और भूख लगती है और क्रेविंग होती है। ये आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाता है, क्रेविंग्स को बढ़ाएगा, आप स्नैकिंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग डिफरेंट डाइटिंग कर रहे होते हैं, उसका क्या एक तो आफ्टर इफेक्ट होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर? उस टाइम तो हमें लग रहा होता है कि जी हमारा तो वेट कम हो गया और हमने बड़ी अच्छी डाइटिंग कर ली, इसको और भी चलाते हैं आगे 3-4 महीने तक, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर? अच्छा, एक तो ये है कि जब हम डाइटिंग कर रहे हैं तो
डाइटिंग का यहाँ तरीका वही बहुत गलत है। हम बिल्कुल ही लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जी हमने 1000 कैलोरी से भी कम खाना है। अच्छा। अब कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल लो फैट डाइट पे चले जाते हैं। कुछ होते हैं कि जैसे आपने पिछली दफ़ा जिक्र किया था वाटरमेलन डाइट होगी, बनाना डाइट होगी, कैबेज सूप डाइट होगी। यू आर मिसिंग आउट ऑन मेजर न्यूट्रिएंट्स। जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जाहिर है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं। अच्छा। जाहिर है डाइट अच्छी नहीं है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा, मूड अच्छा नहीं रहेगा। मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ये इम्पैक्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहती हूँ फील आपकी जो होता है ना कि आपके मूड रेगुलेटेड रहे, ये सबसे ज़्यादा आपकी डाइट, इसको डाइट पे डिपेंड करता है कि आपका मूड कितना अच्छा रहे, आप काम कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। आप काम नहीं एफिशिएंटली कर पा रहे, पहली तो बात ये है। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, फर्टिलिटी आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। तो बहुत इसमें फिर आपको आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, ज़ाहिर है यू मिसिंग आउट ऑन न्यूट्रिएंट्स, तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। आजकल देखिए जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो लोग ही जिनकी जीन्स में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग बचे रहते हैं जिनकी डाइट अच्छी है। एग्जैक्टली। हाँ। आपकी अगर जेनेटिक्स में भी इस तरह की बीमारियां, और अगर आप डाइट भी नहीं ले रहे हैं, पुअर डाइट ले रहे हैं, तो फिर आप और भी ज़्यादा रिस्क पर हो जाते हैं कि आपको इस तरह की क्रोनिक डाइट जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। महानूर हारून हमारे साथ मौजूद। महानूर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं और आगे भी कुछ अब हमने बात करनी है कि गर्मी का मौसम है और आपको भी ऐसा लगता है कि गर्मी में जो आपकी रंगत है वो मांद पड़ना शुरू हो जाती है या आपका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर ना लड़के ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हम जब बाइक पर जा रहे होते हैं तो हमारा फेस और जो हमारे हाथ है ना उनका जो कलर है ना वो डार्क होना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा है तो फिर घबराने की बजाय अपनी स्किन केयर रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर आने की ज़रूरत है और अपनी रंगत को तपती हुई धूप में और इस गर्मी में भी आप फ्रेश रख सकते हैं। क्योंकि मौसम गर्म है और इसमें हमारी स्किन की हिफाजत के लिए वो कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो हमें करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो लड़कों का शिकवा है कि बाइकर्स और जो धूप में काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह नज़र आ सकते हैं और वो चांद जैसे कैसे नज़र आ सकते हैं या हम सारे चांद जैसे कैसे नज़र आ सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हैं, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, इस गर्मी तपती हुई धूप में हम चांद जैसे नज़र आ सकते हैं? पॉसिबल है? बिल्कुल नज़र आ सकते हैं। चांद जैसा नज़र आने के लिए आपको अपनी आंखें चांद जैसी करनी पड़ेंगी या कोई ऐसे ग्लास लगाना पड़ेगा, कोई ऐसे सन ग्लासेस या कोई ऐसे मून ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। नहीं, नज़र आ सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी स्किन केयर और थोड़ी सी अपनी केयर करने के बाद कुछ रूटीन में अपनी चेंजेस करें अच्छे से, तो हम बिल्कुल चांद जैसे में तो दाग होते हैं बेदाग भी नज़र आ सकते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या चेंजिंग्स करनी चाहिए? अब समर आ चुके हैं, धूप बहुत ज़्यादा निकल रही होती है बाहर। आप ये देखें कि ये वाले जो महीने हैं, ख़ासतौर पर मई, जून, जुलाई, ये वाले महीनों में बहुत गर्मी होनी है, टेम्परेचर बहुत हाई होना है। आज भी 42 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इतनी सख्त और तपती हुई धूप में जब हम बाहर निकलते हैं, और मर्द हजरात भी जब बाहर निकलते हैं, उन्होंने यूजुअली जाना होता है काम के लिए और ट्रैवल करना होता है बाइक पे, तो उनका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, किस तरह की चेंजिंग्स हम अपनी रूटीन में लेकर आ सकते हैं? देखिए, रूटीन की चेंजेस सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल कर लेना है।
और वो ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदा कर सकता है, हर बंदी कर सकती ठीक है, है। मेल फीमेल सबके लिए ये है कि आपने सबसे पहले नंबर 1 अपने आप को प्रॉपरली इनसाइड और आउट हाइड्रेट रखना है। ओके। अब इनसाइड आउट हाइड्रेट से क्या मुराद है वो मैं किस सेंस में कह रही हूँ कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है स्किन की, और ऐसी इंटरनली आप पानी से अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स अभी मार्केट में हैं कि पानी का जो नेमुल बदल भी साबित होते हैं, जैसे तरबूज है, गरमा है, खीरा है। हाँ। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डेली रूटीन में रख लें, लंच टाइम में ले सकते हाँ। हैं, आफ्टर आप अपने कोई भी अगर आपने ब्रेक लेना है कोई, उसमें आप ले सकते हैं, तो आपका इंटरनल हाइड्रेट रहेगा। Okay. अगर इंटरनल हाइड्रेट रहेगा तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती है। नंबर 1 सो हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay. नंबर 2 आपने अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन, हमेशा से मैं बहुत उस पर फोकस्ड रहती हूँ, और मेरा ये एम्फेसाइज होता है कि वेदर चाहे समर का हो या विंटर का, आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना है, और सबके लिए कंपलसरी है। इवन दो एक अमेरिकन गाइडलाइन जो नई आई है उसके मुताबिक 6 महीने के बच्चे से ऊपर हर बंदे, हर बंदी, हर बच्चे के लिए, लड़के के लिए 6 मंथ से ऊपर, ठीक है, ये अमेरिकन गाइडलाइन है। उसमें ये है कि आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना है। आप अपने घर में हैं, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, इवन दो आप बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जी हम सिर्फ घर में रहते हैं और किचन में जाते हैं, एग्जैक्टली, तो उनके लिए भी कंपलसरी है। ठीक है। जिन्होंने घर से निकल के अपनी गाड़ी और गाड़ी से निकल के ऑफिस, क्लिनिक्स या जो भी उनकी जॉब है वहाँ जाना है, तो वो कहते हैं कि हम तो सन को फेस ही नहीं करते। तो देखिए, सन घर में रहते हुए भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, विंडोज से जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये सब चीज़ें भी उतना ही आपकी स्किन को असरअंदाज करती है जितना आप डायरेक्टली सनलाइट में जाते हैं। ठीक है। गाड़ी की विंड स्क्रीन बहुत इफेक्ट करती है, कंप्यूटर लाइट्स हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता और वो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। सो सनस्क्रीन सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है ना। अब मैंने इसलिए ये मार्किंग बता दी है कि किसको ये ना सोचे 4 आवरली आपने सनस्क्रीन रिपीट दोबारा से रिअप्लाई करना। हाँ जी, किसी भी तरह का आपको सनस्क्रीन आपने यूज किया हो, कितनी भी बड़ी कंपनी का यूज किया हो, 4 आवर से ज्यादा वो वर्क नहीं करता। ठीक है। सो आपने 4 आवरली रिपीट करना है। अगर आपने मेकअप किया हुआ है या आपने कोई भी ऐसी चीजें, फिर क्या कर सकते हैं, 7-8 आवर्स की आपकी जॉब है, डेफिनेटली दोबारा बंदा नहीं मेकअप कर सकता। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन मौजूद हैं जो स्प्रे फॉर्म में है, आप उसे दोबारा कोट कर सकते हैं। ओके। दूसरा ये कि अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी यूज़ करें जो आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सनस्क्रीन ज़रूर मौजूद हो, और अच्छी हर प्रोडक्ट में 30+ या 20+ SPF मौजूद होता है। मतलब अगर हम मतलब ये बात पे हम लोग यकीन कर लें कि अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो उसके अंदर SPF होगा। हमारे पास मुनीबा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं ना जहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें भी होती है, तो वो लिखते तो हैं लेकिन अंदर वो चीज़ें मिलती नहीं है। उसके लिए देखिए ना, ज़रूरी है कि आपने अपना प्रॉपर मेडिकेटेड 50+ वाला SPF लगाया हो। आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज करना है स्किन को, आपने सनस्क्रीन लगाना है, देन आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लगाएं। और उस पर वही अगेन बात कहूंगी कि यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जितना हो सकता है अच्छी प्रोडक्ट लें, अच्छी कंपनीज की लें, बिकॉज उनका थोड़ा सा कम ये रेशो होता है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा। सो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। दूसरा ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए बेस्ट यही है कि वो अपना जो मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज करें, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। मेडिकेटेड सनब्लॉक उनमें 50+ वाला, एशियन स्किन के मुताबिक 50+ वाला SPF इज सफिशिएंट। ठीक है। अगर गर्मी है, आपने सबसे पहले 3-4 रिजीम्स को फॉलो करना है, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ मैं, कि आपने अपने आप के लिए जो मॉइस्चराइजर यूज करना है वो ऑयल फ्री हो, नंबर 1। ठीक है। चूज ये करना है, देख के आप ले सकते हैं इतना, यानी कि ये मैं हर स्किन के लिए बता रही हूँ। ऑयल फ्री यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। नंबर 2 जो आपका सनस्क्रीन होगा वो जेल बेस्ड, जो भी जेल का होगा ना, वो आपको काफी देर तक सपोर्ट दे सकता है, लॉन्ग लास्टिंग होगा इन समर। ठीक है। नंबर 3 जो आपकी सिरम्स आप अप्लाई करते हैं, लाइक लड़के नहीं करते बट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी स्किन, अगर अपनी स्किन से मोहब्बत है, क्योंकि क्या होता है कि आप स्किन डैमेज होने के बाद हमारे पास आते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो गई है, सनबर्न हो गया है, पिगमेंटेशन आ रही है,
तो ये सब इसलिए होता है कि इवन आपने दो केयर के नहीं लड़के की। तो ये भी कहते हैं, क्योंकि आजकल मुझे ये ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि लड़कियां इतना ज़्यादा मुंह पे सारी चीज़ें लगाती हैं, सीरम्स भी, सन ब्लॉक भी और मॉइस्चराइजर भी। हम सिर्फ साबुन से मुंह धोते हैं और देखो हमारी तो स्किन चमक हमारी रही स्किन होती है। चमक रही, वैसे बात तो सच है ये। ऐसा होता भी है बिकॉज हम लोग जितनी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं बेध्यानी में, जो या हमारी फिर स्किन को खराब कर किसी देता है। और की गाइडलाइन के मुताबिक जो आपको सूट नहीं कर रही होती, जो हमारी स्किन खराब कर देता है। लड़के जरा इन चीजों से आजाद होते हैं, वो कम ही गौर करते हैं इन बातों में। बट देखिए बेसिक स्किन केयर रूटीन सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि साफ सुथरा अच्छी हेल्दी स्किन नजर आना हम सबके लिए ही जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। सो आपको मैंने 3 चीज़ें मैं बता रही थी, एक मॉइस्चराइजर जो ऑयल फ्री हो, जो आपका सन ब्लॉक है वो जेल बेस्ड हो, और नंबर 3 पर जो आपका आएगा वो सिरम्स है। ठीक है। और सिरम्स इस वेदर के लिए रेटिनॉल और AHA बहुत अच्छा है। उसमें फ़ायदा ये होता है दोनों में कि ये आपके फेस से, आपकी स्किन से ऑयल को कम कर देता है। सो जब सीबम कंट्रोल होता है तो एक्नी होने के चांसेस कम से कम तरीन हो जाते हैं। ठीक है, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, दोनों में अगर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, सीबम प्रोडक्शन की वजह से वो आपकी जो सनलाइट्स पड़ रही हैं उनके साथ मिलके, बाहर के डस्ट के साथ मिलके अल्टीमेटली आपके स्किन पर एक्नी प्रोड्यूस करवा देता है। तो एक्नी सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जिनकी स्किन ऑयली है, ड्राई स्किन के लिए भी एक्नी होती है। जिनकी सेंस मतलब जिनकी नॉर्मल है उनकी भी होती है। मेरी नॉर्मल स्किन है लेकिन मुझे एक्नी होती है बहुत ज्यादा, बिकॉज उसके मल्टीपल रीजन। सीबम तो आपकी स्किन भी प्रोड्यूस कर रही है, ड्राई वालों की भी कर रही है और ऑयली की भी कर रही है, बस ऑयली की जरा ज्यादा करती है। सो आपने ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, जैसे रेटिनॉल जो लोग यूज करते हैं वो वीक में ट्वाइस अ वीक आप रेटिनॉल यूज करें। ठीक है। उसका सिरम लगाने का तरीका ये कि प्रेफरेबली उसको रात में लगाएं, आप दिन में नहीं लगाएंगे। ठीक है, विटामिन सी आप दिन में लगा सकते हैं, आप अपना सन ब्लॉक लगा के और विटामिन सी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है वो लोग सैलिसाइलिक एसिड यूज करेंगे। अच्छा। पूरा वीक रात में सिरम्स के तौर पे लड़के भी और लड़की भी सैलिसाइलिक यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कभी पहले यूज नहीं किया, स्किन सेंसिटिविटी देखनी है, तो उसके लिए बेस्ट ये कि किसी भी अच्छी कंपनी का आप सैलिसाइलिक एसिड और रेटिनॉल लें। अच्छा। और उसको अपनी एल्बो पे लगा के देखें, 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। अगर आपको कोई रिएक्शन, कोई जलन, कोई किसी भी किस्म की ऐसी एबनॉर्मल सेंसेशन नहीं आ रही है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एल्बो काफी सेंसिटिव होती है, तो वो आपके लिए बड़ा बेस्ट होता है कि आप उसे यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कुछ ऐसी एहतियात हैं जिसमें आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, सनस्क्रीन लगाएं, आप प्रॉपर्ली अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपने और फिर आप चांद जैसे नजर आ सकते हैं, वरना आप चांद जैसे नजर नहीं आ सकते। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि अब जैसे हमें तो पता होता है कि अच्छा हमारी स्किन टाइप क्या है और उसके मुताबिक हमने सन ब्लॉक लगाना है, बाकी चीज़ें प्रोडक्ट्स लगानी है। बट अगर लड़कों की बात की जाए तो उन्हें तो नहीं पता है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, तो वो सन ब्लॉक कोई भी लगा सकते हैं। नहीं, देखिए स्किन टाइप जानने के लिए थोड़ा सा एक खुद अपनी स्किन पे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं वो, कि अगर आपका ये टी जोन, ठीक है, ये माथा और अगर आपकी ये नोज वाला एरिया ये ऑयली रहता है, बाकी आपकी स्किन ड्राई रहती है, ड्राई मतलब फ्लैकी है, आप सुबह उठते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे इस एरिया पे तो ऑयल है, चिकना हो रहा है, ये चमक रही है वो जगह। हाँ। सिंपल लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो, और ये वाली स्किन ऐसे फील होती है इसे खिंची खिंची सी। हाँ। तो इट मींस कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अगर आपका पूरा फेस ऑयली होता है सुबह उठने के बाद या 2-3 घंटे गुजर जाते हैं मुंह धोने के बाद, आपको फील होता है कि पूरा चेहरा ऑयली हो रहा है, चिकना हो रहा है चेहरा या चमक रहा है ज्यादा, तो इट मींस कि आपकी स्किन ऑयली है। ठीक है। फेस वॉश करने के बाद और 1-2 घंटे के बाद भी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है कि खिंची खिंची सी महसूस हो रही है, तो इट मींस कि आपकी स्किन ड्राई, और इनमें से कोई भी सेंसेशन अगर नहीं आ रही है तो इट मींस आपकी स्किन नॉर्मल है और आप खुशनसीब हैं। आप नॉर्मल है और खुशनसीब भी हैं। सो ये डिफरेंशिएशन है लड़कों के लिए भी। थोड़ा सा एक दफा बेहतर तो ये है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें, बट अगर नहीं कर सकते तो भी आप घर बैठे अपनी स्किन को जज करें कि कौन सी स्किन है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके अकॉर्डिंग टू योर स्किन बहुत सारे सन ब्लॉक अवेलेबल होते हैं, जेल बेस्ड होते हैं, स्प्रे फॉर्म में होते हैं आपकी, उसके अलावा क्रीम फॉर्म में होते हैं, टिंटेड सन ब्लॉक्स होते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सूट करता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चले होगी कि समर्स में हमने स्किन केयर किस तरह करनी है। अब आ जाते हैं कि एजिंग प्रोसेस को हमने किस तरह फाइन करना है या ग्रेसफुली करना है। एंटी एजिंग की बात कर लेते हैं, उसमें कौन कौन से जो न्यू ट्रीटमेंट्स या फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो हम लोग ले सकते हैं।
ऐसा है मुनीबा कि जो अभी ये मैंने रिजीम बताई है, ये समर विंटर के लिए अगर आप अपनी डेली रूटीन में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर आप डेली बेस पे मेकअप करते हैं, आप उसका भी ख्याल करते हैं कि मेकअप को प्रॉपरली रिमूव करें, मेकअप को प्रॉपरली लगाएं, प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करें, अपनी डाइट को हेल्दी रखें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो मतलब आप ये समझ लें कि डबल तेज़ हो जाता है, बिकॉज अगर आपने अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज हाइड्रेट नहीं की है तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस जल्दी आ जाएंगी, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन जल्दी आ जाएगी, एक्नी होना शुरू होगी, एक्नी की वजह से एक्नी स्कारिंग होना शुरू हो जाएगी। सो स्किन केयर सबसे टॉप पर है, आपने स्किन केयर अच्छे से करनी है, हाइड्रेट प्रॉपर रहना है एंटी एजिंग के लिए भी, और अपनी डाइट अच्छी रखनी है। उसके अलावा क्या करना चाहिए, जब आप लेट 20s में या अर्ली 30s में आते हैं तो अब आपने अपनी स्किन केयर को एजिंग प्रोसेस से बचाने के लिए वाली ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। तो आजकल बहुत अच्छी और लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। ऐसा है कि अगर आपकी स्किन वक्त से पहले या लेट 20s में अर्ली 30s में ऐसा फील होता है आपको कि आपकी स्किन सबसे पहले तो ये कि सैगी होना शुरू हो गई है, ढलकना शुरू हो गई है, उसके लिए अब आप थोड़ा सा वरिड होते हैं, परेशान होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। नॉन इन्वेजिव में हमारे पास, नॉन इन्वेजिव से मेरी मुराद ये कि कोई सर्जरी नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है, उसमें हमारे पास जो प्रोसीजर आता है वो हाइफू है। अच्छा, ठीक है। हाइफू के बाद भी बहुत अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, यानी कि हाइफू से भी लेटेस्ट, बट बिकॉज हमारे यहाँ अभी मोस्टली जो करवाया जा रहा है वो हाइफू है। हाइफू क्या होता है, दिस इज लाइक हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जिस तरह से आपको अल्ट्रासाउंड लोग करवाते हैं कॉमनली, सबको इस बारे में नो हाउ है कि अल्ट्रासाउंड की रेजेस जितना आपको इफेक्ट करती हैं उतना ही माइल्ड सी टिंगलिंग सेंसेशन के साथ आपके फेस, नेक और बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर सैगी स्किन हो गई है और अगर फैट एबनॉर्मल फैट आ गई है तो उसे डिसॉल्व करने के लिए ये प्रोसीजर होता है। वंस इन अ ईयर आप करवाते हैं, ये कोई मल्टीपल सेशंस नहीं है, ठीक है, एक साल में कराते हैं तो उसका वो लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अच्छी हाइफू, इसकी भी कैटेगरीज होती हैं, 3D है, 5D है, 7D है। अगर आप 7D अल्ट्रा फॉर्मर, बाहर तो इवन 10D भी यूज हो रहा है, बट इन पाकिस्तान 7D हाइफू हम यूज कर रहे हैं। सो उससे काफ़ी हद तक इमीडिएटली भी रिजल्ट्स आते हैं, लाइक 30% हम इमीडिएटली दिखाते हैं रिजल्ट पेशेंट को, एक साइड पर कर दूसरे से डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी ना सिर्फ फैट डिसॉल्व होती है बल्कि आपकी सैगी स्किन भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। सो प्रोसेसिंग में अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है, बिकॉज इसमें कोई ऐसा इन्वेसिव नहीं है, आपका कोई डाउन टाइम नहीं है, आप करवा के इजीली अपने वर्क पे जा सकते हैं, घर जाना है, किसी काम पर, पार्टी पर, कहीं भी जाना है, कोई इसका डाउन टाइम नहीं है, कोई निशान नहीं होते चेहरे पे। सो हाइफू इज बेस्ट। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों को रिंकल्स का प्रॉब्लम बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, लाइक फोरहेड पे ये क्रो फीट्स बनना शुरू हो जाते हैं, लाफ लाइंस बनती हैं, तो ये भी सब एजिंग की निशानी है। इनको लोग कवर करना चाहते हैं, एज करना शुरू हो गए हैं, हमारी भी आंखों के आगे जो है ना वो क्रो फीट्स बनना, ये आजकल मैंने कहा ना कि लेट 20s में और अर्ली 30s में आ जाते हैं। सो इसके लिए वर्ड नहीं होना कि हम अब 50 के पास जा रहे हैं इसलिए हमें ये सब कुछ हो रहा है। ये लेट 20s में बिकॉज हमारी डाइट अच्छी नहीं है और हम इतनी अच्छी स्किन केयर नहीं करते, राइट। सो आपने केयर ये करनी है, ख्याल ये करना है कि अगर आपको ऐसे कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, बिकॉज देखिए ये हैं प्रोसीजर्स, इनका एक खास टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे बोटॉक्स आपने इन रिंकल्स के लिए अगर करवाना है फोरहेड पर, या ये मिड में आपको रिंकल्स पड़ते हैं, आपको क्रो फीट्स आते हैं, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो हम बोटॉक्स प्रेफरेबली करते हैं। बोटॉक्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ होता है, बट बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करता, 4 to 6 months। लाइक पाकिस्तान से तो मैंने जितने बोटॉक्स बाय किए हैं और मैं अपने पेशेंट्स को लगाती हूँ, 4 to 6 months से ज़्यादा नहीं, सिर्फ उतने ही। बिल्कुल। अगर हम USA से या कहीं और से लेकर आते हैं, लाइक वो फिर भी 8 months स्टे कर जाता है, ठीक है, फिर भी 8 months to 1 year। अगर पेशेंट अच्छा केयरिंग है, अपनी स्किन की केयर कर रहा है तो 1 year तक चला जाता है। अदरवाइज ये कि वो 6 months 8 months से ज़्यादा स्टे नहीं करता। सो बोटॉक्स हो गया, फिलर्स, अगर आपको कहीं फील हो रहा है कि आपको डार्क सर्कल्स हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि डैम्प हो गई है स्किन, आपकी खड्डे पड़ गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि हल्के भी हैं और साथ में स्किन अंदर की तरफ धंस रही है, प्लस आपकी चीक्स आपको फील हो रहे हैं कि उसका वॉल्यूम चला गया, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गए, इन सब चीज़ों के लिए लाफ लाइन है,
आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ से स्किन सैग कर रही है, आपकी यहाँ की स्किन अंदर की तरफ जा रही है, मैरिनेट लाइन जो हम ये दोनों लिप्स की साइड वाली लाइंस होती हैं, अच्छा। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स जो भी अगर आपके फेस पे अपेयर होते हैं तो वो एजिंग को शो कराते हैं, राइट। सो इनके लिए फिलर्स बेस्ट हैं। ठीक है, ये फिलर्स इसमें होते हैं। बिल्कुल, और फिलर्स भी जितने मर्जी अच्छे फिलर्स हों वो भी 1 साल से 15 महीने तक अपना इफेक्ट देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा करवाना पड़ते हैं। सो ये वो सब चीजें हैं जो आप करवा सकते हैं किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से। इनके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं डॉक्टर कंवल, बोटॉक्स के यहाँ पर फिलर्स के? देखिए साइड इफेक्ट इतना ही है मुनीबा कि अगर आपने प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं करवाई, ठीक है, आपने प्रॉपर बंदे को कंसल्ट नहीं किया। लोग क्या करते हैं कि कुछ कम पैसों से बचने के लिए कि हमारे पास हमें यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है, राइट, तो उस डिस्काउंट के चक्करों में वो किसी से भी करवा लेते हैं। आपने सबसे पहले वाइजली ये चूज करना है कि आपका प्रोसीजर जो आप इन्वेजिव, मैं इनको इन्वेजिव प्रोसीजर कह रही हूँ बिकॉज ये इंजेक्टेबल होते हैं, इसका नजर बाहर नजर नहीं आते हैं। एग्जैक्टली, आप कोई अपने आप को हार्म ना दे लें, क्योंकि बोटॉक्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपने प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं करवाई, अगर वो किसी गलत जगह इंजेक्ट हुआ, जैसे फोरहेड पे जब हम इंजेक्ट करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो उसका साइड इफेक्ट सामने आता है वो आपकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है। अच्छा। आपकी आंख अंदर नीचे की तरफ ढलक जाती है, लिटरली फील होता है वो। किसी की आईब्रोज ज्यादा ऊपर लिफ्ट हो जाती है। सो प्रॉपर टेक्निक जरूरी है, और वो डिसॉल्व नहीं होता जल्दी से, 6-8 महीने आपको बर्दाश्त करना है। टाइम लेना ही बिल्कुल ऐसे ही है। फिलर्स का फिर भी ऐसे है कि हमारे पास डिसॉल्वर मौजूद है। अच्छा। हम डिसॉल्व कर लेते हैं फिलर्स को, बट बोटॉक्स ने अपना टाइम लेना है। सो बी केयरफुल, थोड़े से पैसे बचाने के लिए किसी भी गलत बंदे के हाथों में ना जाएं। बेहतर है कि प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को या एस्थेटिक कंसल्टेंट को कांटेक्ट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है वो प्रॉपर डॉक्टर हो, MBBS किया हुआ हो, और बाद में उसकी डिग्रीज कौन सी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए बहुत सारे एस्थेटिक सेटअप्स हैं, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहती, बट ये कि वो थोड़ा 2-2, 3-3 महीने काम सीख के भी लोग आगे इन कामों को करने में कोई उनको आर महसूस नहीं होता, वो कर लेते हैं। सो बी केयरफुल, आपको अपनी स्किन से मोहब्बत है, आपको अपने चेहरे से मोहब्बत है, बॉडी से मोहब्बत है, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ पैसे चाहिए, उन्हें पैसों से मोहब्बत है, उनका कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी जो है मसला आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी मैं एक ऐसी ही वो स्टोरी थी, वो पढ़ रही थी कि पता नहीं, आई डोंट नो कि वो फेक न्यूज़ थी या नहीं थी, कि जो माइक्रो ब्लीडिंग कराने जाते हैं, माइक्रो नीडलिंग या माइक्रो ब्लीडिंग कराने जाते हैं, उसकी वजह से HIV 3-4 औरतों में हो गया है। मतलब ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस भी है अगर ऐसा हो गया है। तो देखिए हो सकता है इजीली, बिकॉज जो माइक्रो ब्लीडिंग करवाते हैं जिसमें आईब्रोज की टैटूइंग होती है, क्योंकि वो ब्लीडिंग होती है ना, आपका ब्लड होता है उसके अंदर, और पता नहीं वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आपके फेस पर, वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने प्रॉपरली उसको स्टेरिलाइज किया या नहीं किया। सो बी केयरफुल, ऐसी चीजों के लिए आपको मेक श्योर करवाना है कि वो जो आप पे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं, क्योंकि वो आप तभी देख सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आप कहाँ करवा रहे हैं। उनके पास स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। देखिए किसी भी चीज से हो सकता है ना, अगर आप किसी ऐसे सेटअप में करवा रहे हैं, PRP माइक्रो नीडलिंग लोग करवाने बहुत आजकल कॉमन हो गया है, ये भी एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, लोग रिजुनेशन के लिए भी करवाते हैं PRP माइक्रो नीडलिंग विद ऑफ फेस। अच्छा। और मीजोथेरेपी करवाते हैं, इन सब में इंजेक्शंस यूज होते हैं, इन सब में निडल्स यूज होती हैं, इन सब में ब्लीडिंग होती है। सो ये चीज अगर आपका इंस्ट्रूमेंट किसी और पे यूज किया, हमने इन जो भी ये इस तरह के प्रोसीजर्स हैं इसके लिए डेफिनेटली हम लैब्स नहीं करवाते पेशेंट की, बिकॉज ये कोई इतने वो प्रोसीजर्स नहीं है कि पहले पेशेंट हजारों रुपए की लैब्स करवा के आएगा और फिर आइडियली होना चाहिए। आइडियली आपको ये लैब्स करवानी चाहिए, बिकॉज जहां आपका ब्लीडिंग का प्रोसीजर है वहां आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, आपके पेशेंट को देखिए ना कितनी अजीब सी बात है ना, कि ये आप सोच भी नहीं सकते कि माइक्रो ब्लीडिंग करवाने से ये प्रोसीजर ये सामने आ गया ना, उस बंदे की तो सारी जिंदगी खराब हो गई ना। सो ऐसी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए, प्रॉपर क्लिनिक का, और कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले गूगल और यूट्यूब की मदद ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज देखिए वो गूगल यूट्यूब से ज़्यादा आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस होगा, वो आपको देखते हैं, गूगल यूट्यूब पूरी दुनिया के पेशेंट्स को देखते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं, बट आपका डॉक्टर आपको देख रहा है, वो आपके कंट्री के मुताबिक, आपके कंट्री के वेदर के मुताबिक और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देगा या आपको सजेशन देगा कि आपने ये करना है ये नहीं करना है। अच्छा चलिए, तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की भी बात हो गई है, अब लास्टली थोड़े से टोटके भी मैं बता दें कि हमने घर में टोटके क्या करने हैं, कि हम घर पे किस तरह कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जिनको
सनबर्न हो जाता है, उसके लिए वो किस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं उसके? देखिए घर में बहुत इजी है, आपके किचन में ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके घर में मौजूद होती हैं। जैसे मैं हमेशा एलोवेरा का जिक्र करती हूँ, एलोवेरा आपके घर में मौजूद है। और एलोवेरा वैसे मैं प्रेफरेबली ये कहती हूँ कि जो घर वाला एलोवेरा है वो आप अगेन चेक करें पहले, आपको आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, वो आपको कोई रिएक्शन ना कर जाए। और उसका दूसरा तरीका भी ये होता है कि आप उस एलोवेरा को निकाल के उसके जो ऊपर से जितना भी उसका छिलका है वो उतार लें, उसका जो अंदर से गूदा निकलता है उसे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रख दें। अच्छा, ठीक है, उसमें से जितने भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो निकल जाएंगे और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। ये घर वाले एलोवेरा के लिए। ठीक है। एलोवेरा आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ना सिर्फ आपका सीबम कंट्रोल करता है, एक्नी कंट्रोल करता है। नहीं सूट करता, अब जैसे मुझे विटामिन सी नहीं सूट करता, मुझे इसी तरह एलोवेरा भी सूट नहीं करता। मैं जब भी एलोवेरा लगाती हूँ फेस में मुझे दाने निकल आते हैं। आपने मेडिकेटेड कभी अप्लाई किया? नहीं, मैंने वही जो ऑर्गेनिक होता है वही अप्लाई नहीं। ऑर्गेनिक के अलावा आप इसीलिए उन लोगों को जिन्हें एलोवेरा सूट नहीं करता उनके लिए बेस्ट है कि वो मेडिकेटेड वो जो मेडिकेटेड एलोवेरा मौजूद है। बहुत सारी कंपनीज ने मेडिकेटेड एलोवेरा बनाए हैं और वो मेडिकेटेड एलोवेरा उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है इंग्रेडिएंट्स की वो इतनी सेटल्ड होती है कि वो रिएक्शन नहीं करती। उनमें मॉइस्चराइजर भी शामिल होता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी शामिल होता है, तो वो आपकी स्किन को अल्टीमेटली सूट करता है। ठीक है। सो आप जिन लोगों को घर का एलोवेरा सूट नहीं करता वो मेडिकेटेड ट्राई करें। सो एलोवेरा मैंने आपको बताया सीबम कंट्रोल करके एक्नी कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन पर एक ग्लो देता है बहुत अच्छा। आप अपने सर में भी लगा सकते हैं बिकॉज बालों की नरिशमेंट के लिए भी एलोवेरा अच्छा है। एलोवेरा को मैं ये कहूंगी कि वो आप प्लेन ही यूज करें, उसको किसी के साथ मिक्स करके ज्यादातर हम यूज नहीं करते। ठीक है, अगर घर वाला यूज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप अपने ही घर में खीरा रख सकते हैं, खीरे से आप मसाज कर सकते हैं, खीरे की आइस क्यूब्स बना के रख सकते हैं, वो आप अप्लाई करें। और आजकल चल भी रहा है बहुत ज्यादा कि खीरे को डिवाइड करके उसको आप फ्रीज कर लें और उसके बाद आपने उसका ना मसाज करना है अपने फेस के ऊपर। तो ये सोशल मीडिया पे भी चीजें चली, मतलब ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। खीरा भी अच्छा है और टमाटर भी अच्छा है, वो भी आप रखें फ्रीज करके उसके स्लाइसेस को। जिन्हें सनबर्न हो, अगर सनबर्न हो घर आके फौरी तौर पे वो स्लाइसेस करके टमाटर के और वो अपने फेस पर अप्लाई करें, उससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। क्योंकि आजकल धूप बहुत ज्यादा, तो लोग कहेंगे कि हमें सनबर्न हो गया है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद थी। डॉक्टर कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इन टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ रही है और बाहर निकलना है किसी ज़रूरी काम से भी, तो पहले कोशिश करें कि आप हाइड्रेटेड रहें। आपने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर धूप से बचने के लिए ढांप कर भी रखना है और पूरी एहतियात भी करनी है, क्योंकि मौसम की जो शिद्दत है ना, उससे आप बीमार भी हो सकते हैं या खुदा ना खास्ता ये आपके लिए जानलेवा साबित भी हो सकती है। तो हुआ कुछ यूँ कि लाहौर न्यूज़ पर हमारे रिपोर्टर हैं सजाद काज़मी साहब, उन्होंने एक वीडियो के साथ ख़बर नशर की जो बाद में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, कि उसमें एक नौजवान है जो सड़क पर गर्मी की शिद्दत से बेसुध हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि शायद उसकी सांस या हरकत क़ल्ब जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन एक फ़ीमेल डॉक्टर वहाँ पर मौके पर पहुंचकर उसको CPR के अमल से उसकी जान बचा लेती हैं। मेरा ये ख़्याल है पर्सनली कि ये अमल जहाँ हुकूमती सतह पर सराहे जाने के काबिल है, क्योंकि एक घर का चिराग बुझने से बचा लिया गया है, वहीं ये अमल जो है हम सबको सीखना भी चाहिए ताकि बर वक्त ज़रूरत अगर किसी को पड़ती है तो हम किसी की जान बचा सकें। तो इस मौसम की शिद्दत से हमने कैसे बचना है और क्या मज़ीद एहतियात करनी है, CPR के अमल को कैसे सीखना चाहिए, ये अमल कहाँ कहाँ काम आ सकता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर समिया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो उस वक्त भी मौके पर मौजूद थी जिन्होंने उस नौजवान की जान बचाई है, तो उनको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर समिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ और आपको कहूँगी कि आपने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया, बल्कि हम सबके पूरी एक नेशन को रिप्रेजेंट आपने किया है कि जहाँ पर हम लोग अगर सड़कों पर भी जाते हैं तो हम अपनी अफरा तफरी में लगे हुए होते हैं, हम वहाँ पर अगर कुछ हो भी जाता है ना तो हम नहीं वहाँ पर रुक
रखते हैं और हम सिर्फ अपनी करने को करते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल को पहुंच जाएं, अपनी जगह पर पहुंच जाएं, तो हमारा क्या कंसर्न किसी के साथ। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं इस सोसाइटी में जो लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं। तो डॉक्टर ज़मिया के साथ पहले बताइए सिनेरियो कि हुआ क्या, आप वहाँ से गुजर रही थी, क्या उधर आपने देखा और फिर आपने वहाँ पर जाके CPR दिया और आपको लगा कि उसको CPR की ज़रूरत है? हाँ जी, मैं उस वक्त हॉस्पिटल पे ऑन ड्यूटी जा रही थी। अच्छा। और रास्ते में बीजिंग अंडरपास का ये इवेंट है, वहाँ पर ये पेशेंट जो था वो कोलैप्स हुआ हुआ था, बिल्कुल इसकी पल्सेस नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ हुआ था बेसिकली। अच्छा। इट वाजंट हीट शॉक। अच्छा, हीट स्ट्रोक नहीं था, एक्सीडेंट हुआ था जी उसका। बिल्कुल। और फिर उसको जो है उसकी उस वक्त पल्सेस नहीं थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको CPR दिया, सेकंड टाइम दिया, फिर क्राउड में से ही मैंने उन लोगों को कहा था कि आप रेस्क्यू वालों को मीनवाइल कॉल कर लें। क्योंकि उस वक्त मेरे पास और तो कुछ था नहीं, सिर्फ एक ये रिससिटेशन ही था, वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया था। फिर मीनवाइल क्राउड से जो है वो रेस्क्यू वालों को कॉल कर दी थी उन्होंने, और फिर वो थर्ड CPR था जो मैंने उसको दिया। और मीनवाइल किसी ने वीडियो जो थी वो बनाकर अपलोड कर दी सोशल मीडिया पर। और फिर उसका ब्रीदिंग जो है वो रिवाइव कर गया था पेशेंट, उसकी पल्सेस आ गई, इम्प्रूव कर गया था, लेकिन अभी अनकॉन्शियस ही था। फिर रेस्क्यू वाले पहुंच गए थे तब तक, और फिर दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल। और मतलब वो जब एक्सीडेंट हो रहा था तब आप वहीं पर मौजूद थी, गुजर रही थी वहाँ मैं पे? जस्ट उससे शायद 2 to 3 मिनट्स पहले एक्सीडेंट हुआ होगा। अच्छा। जब मैं वहाँ पे पहुंची थी। और जब मैं पहुंची थी तो ही वॉज कोलैप्स्ड, वो ऑलरेडी कोलैप्स था और आप अकेली थी वहाँ पे? हाँ जी, मैं फिर वहाँ पे क्राउड ऑलरेडी था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे लोग हैं दे आर नॉट ट्रेंड इनफ। एग्जैक्टली, उन्हें पता भी नहीं तो है ना कि हुआ क्या है उस लड़के के साथ, या उसको किस तरह CPR या फर्स्ट एड किस तरह दिया जा सकता है। तो फिर बस मैंने वो थोड़ा क्राउड को साइड पे करके आगे होके फिर उसको असेस किया, और फिर उस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी थी कि ही नीडेड CPR। अच्छा। और ये ऑब्वियसली ये एक डॉक्टर को ही पता हो सकता है ना कि वो कंडीशन कैसी है, उसको CPR देना है, उससे उसकी जान बच सकती है या नहीं बच सकती है, या कितनी लेट हो चुकी है वो कंडीशन या वो सिचुएशन, तो ये एक डॉक्टर ही। लेकिन ये CPR देना ये एक बड़ा बेसिक सी मेरे ख्याल से मेडिकल टर्म भी है या एक अमल भी है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि कल के अमल से या जिस तरह का आपने ये किया है, जान बचाई है एक लड़के की, तो इसकी वजह से मुझे लगता है अब तो सबको आना चाहिए। बिल्कुल, इट इज़ बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट। हाँ। तो जैसे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट से ही आपको आइडिया हो रहा है कि हाउ बेसिक इट इज़ टू लर्न फॉर एवरीबडी। तो ये रोड साइड पे जो भी लोग हैं या कहीं पर भी एनीवन कैन कोलैप्स, और घर में भी हो सकता है। और फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि एवरीवन शुड बी ट्रेन्ड इनफ टू डू दैट। और हमारे सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तरह से होते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स अगर कोई खुद से वॉलंटियर करके उसको लर्न कर ले। अदरवाइज जो बाहर सोसाइटीज़ हैं उनमें मोस्टली जो लोग जिनका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है या रोड साइड पे जो लोग हैं उन लोगों को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट आता है। ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो दे कैन परफॉर्म CPR। लेकिन मतलब इसको किस तरह सीखा जा सकता है? क्या घर में हम सीख सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया वीडियोस या यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू हमें, या फिर हमें कहीं जाकर इसको बेसिक सीखना चाहिए? बेसिकली वीडियोस तो काफ़ी अपलोडेड हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और अगर यही बात है कि जो भी इंसान सीखना चाहे वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं आपको फॉर BLS के आप जो हैं ट्रेंड इनफ हैं फॉर CPR। तो अच्छा, इसमें क्या क्या मतलब आ जाता है, इंक्लूड क्या क्या हो जाता है, किस तरह आपकी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए? अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि किस तरह आपने वो उसको CPR देना है पेशेंट को। बेसिकली फर्स्टली आपने पेशेंट को असेस करना है कि पेशेंट की इस वक्त सिचुएशन क्या है, डज ही इवन नीड CPR और नॉट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस वक्त उसकी पल्सेस नहीं थी और ब्रीदिंग भी नहीं थी एक्चुअली उसकी। अच्छा। तो और ये भी तो हमने देखना है ना कि मतलब उसकी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ये चीज़ें अब वो इमरजेंसी में वो हमारा तो प्रोटोकॉल होता है ABC करके, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन एंड ऑल दैट कंटिन्यूड। तो फिर उसमें फर्स्टली आपने देखना है कि एयरवे उसका मेंटेन्ड है नहीं है, लाइक ही कैन ब्रीद और नॉट। और फिर सर्कुलेशन देखनी है, उसकी पल्सेस देखनी है कि पल्सेस उसकी जो हैं वो आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसका हार्ट नहीं है या उसकी पल्सेस नहीं मिल रही हैं आपको, तो बेसिकली आपने अपनी हैंड की जो है ना ऐसे
ऐसे वाली मूवमेंट ठीक होनी है, चाहिए। जैसे हम ऐसे मुट्ठी भी बनाते हैं, वो आप या इस उसको तरह बंद बनाते करते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ पे आपने ये हमने उल्टे हाथ से ऐसे एग्जैक्टली करना है, ठीक है। और आपकी जो ये वाला जॉइंट है ये इट शुड बी एक्सटेंडेड Elbow लाइक जो है, हाँ। स्ट्रेट होना चाहिए ये ठीक बिल्कुल, है। यहाँ पर नहीं मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा। फिर आपने जो देना है सपोर्ट वो आपकी कंप्रेशंस जो चेस्ट कंप्रेस हो रही है ना आपकी, वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि आपका हार्ट पंप अच्छा। हो उससे। ओके। और जो है ये 15:2 होता है कि 15 टाइम्स आपने कंप्रेस करके फिर 2 टाइम्स आपने ब्रेथ्स देनी होती हैं। ठीक है। और कितना टाइम अगर गुजर जाए तो उसके बाद भी अगर आप CPR दें तो पेशेंट जो है वो बच सकता है, इसका भी कोई अंदाज़ा होता है कि ये नहीं? अब डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन कि आप अगर तो अभी जितना जल्दी आप CPR दे देंगे जाहिर है प्रोग्नोसिस उतना अच्छा है, क्योंकि अभी इतनी वर्सेंट सिचुएशन में नहीं गया होता पेशेंट कि अगर आप ऑन टाइम CPR दे दें। लेकिन अगर आप जितना लेट कर लेंगे तो फिर उसके चांसेस उतने ही रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। वो जो फर्स्ट एक लाइक जो आवर या फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो है फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं वो आपके बहुत प्रेशियस होते हैं। और ये साथ साथ ये वीडियो भी चल रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह वो जो नौजवान है वो किस तरह बेसुध सा वहाँ पर पड़ा हुआ है, सड़क पर है, और किस तरह फिर डॉक्टर आती हैं वहाँ पे, डॉक्टर सामिया, और वहाँ पे आके उसको जो है वो CPR दे रही हैं, और वो किस तरह उसको बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर वहाँ पर डॉक्टर सामिया ना होती तो फिर क्या होता, बिकॉज़ शी नोज़ के किस तरह CPR देना है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है कि हम सबको पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हमारे घर में ऐसा कोई पेशेंट आ सकता है, कोई ऐसा मसला आ सकता है, कोई ऐसा इशू आ सकता है कि हमें भी CPR देनी पड़ सकती है। तो अब जिस तरह का मौसम चल रहा है और डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है डॉक्टर समिया, और लोग वैसे भी कोलैप्स कर जाते, ये तो चले एक अलग केस था, सिनेरियो था कि वहाँ पे ऑपरेशन उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अगर जिस तरह बाद लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? उसमें जो बेसिकली पेशेंट अगर अनकॉन्शियस होता है उसकी मेन जो रीज़न होती है ना वो आपका ब्लड प्रेशर जो डाउन है वो एक्स्ट्रा जब डाउन हो जाता है तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसमें यही है कि आप अपनी हाइड्रेशन जो है वो कम्प्लीटली मेंटेन रखें। और हाइड्रेशन डजेंट ओनली इंक्लूड वाटर, कि भाई हम लोग सोचें कि सिर्फ हमने एक वाटर बोतल रख ली है और हमने सिर्फ वाटर जो है इनटेक करना है, क्योंकि जब हमें स्वेटिंग हो रही होती है ना तो उसमें वाटर के साथ आपके बॉडी के सॉल्ट्स जो हैं वो भी एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोई जूसेस या कोई लाइम वाटर इस टाइप की चीज़ रखें ताकि वो सिर्फ पानी जो है वो उसके अलावा साथ में सॉल्ट्स जो हैं वो भी आपके अंदर जाएं और आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में थोड़े हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये सॉल्ट्स क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये भी हमारे बॉडी में से लूज हो रहे होते हैं, तो इसके लिए कहते हैं जी ORS पी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या वो भी पी सकते हैं और सब पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हैं। ORS जो है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और आप ORS साथ रख सकते हैं, आप बेशक वो ले लें, वो पी लें। और जूसेस का भी इंटेक कर सकते हैं? भी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि आप साथ में कोई सॉल्ट या शुगर वगैरह ऐड कर लें साथ। अच्छा, उसकी वजह से ही आपकी जो जिनको नमकियात कहा जाता है हमारी बॉडी की वो पूरी हो रही होती हैं। और अगर आपके पास ORS नहीं है तो उसका देसी तरीका भी हमारे घर में कि आप अल्टरनेटिव बिल्कुल है वो, कि आप नमक और चीनी मिक्स करके पानी में, जो समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको हॉस्पिटल स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने अफोर्डिंग लोग नहीं आते कि वो एक ORS भी अफोर्ड कर सकें। तो उसमें देसी तरीका यही है कि आप जो है 1 लीटर पानी लें और उसमें आप शुगर 4 स्पून शुगर और ऑलमोस्ट 1 या 1.5 स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड करके आप उसको ORS उसका आपका घर में वो जो देसी ORS बन सकता है तो आप वो पी ले। ये गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ती जा रही है इसमें आपका डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज हम लोग नहीं उस तरह पानी का इंटेक कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा कि किस तरह के अगर देखा जाए तो आजकल के जो पेशेंट्स हैं वो आप लोगों के पास या हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, किस तरह के किस कंडीशन के साथ आ रहे हैं? मेरी बेसिकली जो फील्ड है वो है पीडियाट्रिक मेडिसिन। अच्छा, पीडियाट्रिक मेडिसिन है, ठीक है। आई एम फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। ओके। तो वहाँ पे तो हमारे पास क्योंकि आर्ट ऑफ द स्टेट है तो हमें तो ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पेशेंट वी डील विद एवरी काइंड ऑफ पेशेंट्स। लेकिन क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि इस सीज़न में मोस्टली हमारे पास यही आता है कि डायरिया है, बच्चों में डिहाइड्रेशन है, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं।
तो अभी ज़्यादातर यही केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं हम, और इमरजेंसी में हम ज़्यादातर यही डील कर रहे होते हैं। अच्छा, पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब भी गई हुई थी वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, इमरजेंसी में भी गई, सारी चीज़ों का देखा, तो उनके दौरे के बाद कुछ वहाँ पर चेंजिंग्स आई हैं, कुछ फैसिलिटीज़ जो है उनको इम्प्रूव किया गया है वहाँ पे? हाँ जी, वो बेसिकली जो था उनका हमारा डिपार्टमेंट्स कुछ रेनोवेट हुए थे और फिर उन्होंने विज़िट किया, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हैं। और बाकी ये है कि हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है क्योंकि इतने ज़्यादा चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो नहीं है पूरे पंजाब में, तो फिर सारा रेफरल हमारे पास ही होता है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट। मतलब बच्चे किस तरह की अगर देखा जाए तो उनको एक तो डाइटरी हैबिट्स एज अ डॉक्टर अगर आप हमें बताएं, सजेस्ट करें उनकी किस तरह की होनी चाहिए, और इस गर्मी के मौसम में उन्होंने स्कूल भी जाना है, उन्होंने बाहर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है स्कूल के अंदर ही, तो वो उनका हम लोग किस तरह ख्याल रख सकते हैं? डाइटरी तो जो अगर आप स्टार्ट से ही देखें तो एक वो पूरा जो है ना न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जो पेशेंट्स की और उनके पेरेंट्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों को कि किस तरह से बच्चों को जो है उन्होंने प्रॉपरली वीनिंग स्टार्ट करनी है, किस एज पे स्टार्ट करनी है। उनको लगता है कि शायद जो मिल्क है वो एक प्रॉपर डाइट है और हमने बस मिल्क बस दे दिया, दिन में बस दूध दे रहे हैं और इट इज़ इनफ फॉर द चाइल्ड, लेकिन इट इज़ नॉट। एक स्टेज के बाद लाइक 6 मंथ्स के बाद जो है ना, अगर आप सिर्फ मिल्क पे है बच्चा तो उसको उल्टा आयरन डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है फॉर बीइंग ओनली ऑन मिल्क। और बाकी जो कुछ लोग हैं उनका ये होता है कि काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क वो भी डाइल्यूट करके, एक तो ये चीज़ उसकी वजह से जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया रिपोर्ट होता है क्योंकि इतना जो आपका इंटेस्टाइन और जो आपका ये स्टमक और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं कि वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करें। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में तो एक्सक्लूसिवली मदर फीड जो है वो एडवाइज्ड है, और उसके बाद जो है आप स्टार्ट करवाते हैं सॉफ्ट डाइट, कोई सेमी लिक्विड जो होते हैं, तो उसमें फिर जो काऊ मिल्क है या बफेलो मिल्क है वो तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज रिकमेंडेड है। और जो बाकी थोड़े ग्रोन अप्स हैं उनमें ये है कि यही वाली जो एडवाइस है जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं, वो ORS एंड ऑल दैट फॉर वो दे सकते हैं आप, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो मशरूबात है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सामिया मौजूद थी। डॉक्टर सामिया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और आपने हमारे साथ डिस्कशन की। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।